गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास की इको का सेकंड चैप्टर, जिसमें कल हमने आर्थिक गतिविधियों बेरोजगारी के महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं पर चर्चा की थी और बेरोजगारी जो है किन किन क्षेत्रों पर पाई जाती है, उसको किन किन क्षेत्रों से जो बेरोजगारी है वो होती है, किन क्षेत्रों में जो है बेरोजगारी पाई जाती है, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण हो। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां थी उसकी हमने कल जो है चर्चा की थी। तो आज हम देखते हैं भी जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए सरकार ने जो है क्या कदम उठाए थे। इससे पहले हम बेरोजगारी में जो सत्र होता है उसकी हम चर्चा करते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है, अब व्यक्तियों की सत्र की 3 परिभाषाएं होती है, यानी व्यक्ति जो समूह होता है उसके अंदर 3 तरह के जो समूहों को में इसको बांटा जाता है। किस किस के अंदर? एक तो होते हैं जो 15 वर्ष की आयु तक के बच्चे होते हैं, 15 वर्ष की आयु तक के बच्चे। उसके बाद में दूसरा आता है 15 वर्ष से ऊपर, यानी 15 से लेकर 59 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं, और 60 वर्ष या 59 वर्ष से अधिक। तो ये जो है व्यक्तियों का 3 जो सत्र होते हैं। क्यों होते हैं ये सत्र? क्योंकि जो 15 वर्ष की आयु तक का जो बच्चा होता है वो क्या होता है डिपेंडेंट होता है किस पर? अपने परिवार पर, क्योंकि उसे किसी भी प्रकार की जो है आय प्राप्त करने का उसके पास कोई साधन नहीं होता। वो अपने माता पिता पर, अपने भाई बहन और परिवार के जो बड़े सदस्य जो अपनी आजीविका चला रहे हैं और अपने परिवार की जो है आजीविका चला रहे हैं उस पर निर्भर होते हैं। उसके बाद में आता है 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक। तो इसमें क्या होता है, इस स्थिति के अंदर ये जो स्थिति होती है युवा अवस्था भी इसको हम कह सकते हैं, और ये क्या होती है? कार्यशील अवस्था होती है। क्या होती है? कार्यशील अवस्था होती है। और इस कार्यशील अवस्था के दौरान क्या होता है, व्यक्ति जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। और इस जो समूह के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी न किसी कार्य के अंदर जो है लगे रहते हैं और उन्हें जो है अपनी आय प्राप्त होती है और वो अपने परिवार का जो है भरण पोषण करते हैं। और तीसरी अवस्था जो होती है 60 वर्ष की अवस्था। अब 60 वर्ष के जो आते हैं वो क्या आते हैं, बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं उस व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाते हैं, या हम इसको कहते हैं भी जो वृद्ध अवस्था जो होती है उस श्रेणी में आते हैं। 60 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी प्रकार की आय का उनके पास साधन नहीं होता, या उनकी जो कार्य क्षमता होती है वो किसी भी प्रकार के काम करने की अवस्था में नहीं होती। इसलिए ये जो 2 अवस्था होती है वो डिपेंडेंट होती है किस पर? युवा अवस्था, यानी 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु तक के सदस्यों पर। तो ये जो 3 सत्र थे, इसमें जो 60 वर्ष के जो अधिक आयु के व्यक्ति है, इसमें कुछ एक व्यक्ति होते हैं जो कार्यशील होते हैं या जिनको इनकम प्राप्त होती है। वो कौन से होते हैं? वो सदस्य होते हैं जो किसी भी जो रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड जो व्यक्ति होते हैं, यानी सरकारी कर्मचारी है या किसी कंपनी के अंदर लगे हुए जो सदस्य हैं जिनकी 58 वर्ष के बाद में, चाहे वो शिक्षा का सत्र शिक्षक के क्षेत्र के अंदर हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर है, यदि कोई कर्मचारी जो रिटायर्ड अवस्था में होता है तो उसकी जो इनकम होती है वो क्या होती है, वो उसकी पेंशन जो होती है, सरकारी जो पेंशन होती है वो उसकी, या जो निजी कंपनी के तौर पर पेंशन उनको दी जाती है, मासिक जो भत्ता उनको मिलता है, ये भी उनकी आय का क्या होता है, एक साधन होता है। तो 60 वर्ष की आयु तक में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो
आय के साधन को प्राप्त करते हैं। लेकिन अधिकतर जो होते हैं वो 60 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति होते हैं वो आय के साधन नहीं जुटा पाते और उनको किस पर डिपेंडेंट रहता है, अपने जो 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के व्यक्तियों पर जो है डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने जो बेरोजगारी की अवस्था थी उसके लिए क्या क्या कदम उठाए थे। देखिए, कुछ क्षेत्र होते हैं जैसे संगठित और असंगठित क्षेत्र। अब संगठित क्षेत्र संगठित जो क्षेत्र होते हैं और असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र जो होते हैं प्राइवेटाइजेशन जो होता है यानी निजी तौर पर, और संगठित होते हैं जो सरकारी या जो सरकार सहकारी जो तंत्र होते हैं उसके अंदर आते हैं। संगठित जो क्षेत्र होता है उसमें जो है वो बेरोजगारी की समस्या इतनी नहीं होती, लेकिन असंगठित क्षेत्र के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या है वो क्या है, ज्यादा होती है। इन्हें क्या है, वेतन भी क्या है कम किया जाता है और इनके जो अन्य जो भत्ते होते हैं, मासिक जो भत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं मिलते। जबकि जो संगठित क्षेत्र होते हैं उसके अंदर जो मासिक भत्ते वगैरह सभी प्रकार के जो साधन या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। देखिए, जो सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण जो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कार्य जो आरंभ किया था वो क्या थी, शिक्षा। यानी बगैर शिक्षा के भी क्या है, कोई भी व्यक्ति है जो है अपने आय का साधन नहीं जुटा पाता। किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को शिक्षित होना सबसे जरूरी होता है। तो सबसे पहले जो साक्षरता जो दर थी वो 1951 के अंदर 18% थी। साक्षरता दर 18% थी 1951 में, लेकिन ये 2001 के अंदर बढ़कर कितनी हो गई थी, ये 2001 के अंदर 65% हो गई थी। क्योंकि सरकार ने जो निरक्षर जो व्यक्ति थे या अशिक्षित जो लोग थे उसकी के अंदर जो बेरोजगारी की जो समस्या थी वो सबसे ज़्यादा थी। इसलिए सबसे पहले सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को क्या है बढ़ावा दिया और शिक्षा के क्षेत्र में जो सुविधाएं समाज को देनी चाहिए वो सुविधाएं उन्होंने दी। इसलिए इन शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी के कारण 2001 के अंदर जो है शिक्षा में प्रतिशतता है वो क्या है बढ़कर कितनी हो गई थी, 18% से बढ़कर 65% वो हो गई थी। अब शिक्षा के लिए जो सरकार ने क्या किया था वो क्या था, सबसे पहले क्या था, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था सन 2010 के अंदर। और इस सर्व शिक्षा अभियान के अंदर 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे थे, 6 से लेकर 14 वर्ष के स्कूली बच्चों को जो शिक्षा देने का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है कार्य किया गया था। इसके साथ साथ जो विद्यालय के अंदर सरकार ने दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था है वो की थी। और ये क्यों की गई थी, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति या जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है तो उसका जो स्वास्थ्य है वो सही होना जरूरी होता है। इसलिए सरकार ने जो बच्चों के भरण और पोषण के लिए उसकी स्थिति को सुधारने के लिए दोपहर के भोजन की जो है व्यवस्था उन्होंने की थी। अब हम बात करते हैं भी जो सर्व शिक्षा अभियान थी उसमें 2 तरह के जो है कोर्स शुरू किए गए थे। एक तो था ब्रिज कोर्स, दूसरा था स्कूल की ओर लौटना। ये 2 महत्वपूर्ण जो है कदम उठाए गए थे या कार्यक्रम चलाए गए थे, ब्रिज कोर्स और स्कूल की ओर लौटना, स्कूल की और
लौटना। ये क्यों चलाए गए थे? इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो क्या था? किसी भी समुदाय के जो बच्चे थे उनको शिक्षित करना जो है सरकार का उद्देश्य था। इसलिए इन्होंने ये दो कार्यक्रम चलाए थे, ब्रिज कोर्स और स्कूल की ओर लौटना। अब देखिए, जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, इसके लिए हम दूसरे देश के साथ किसी की जो हम तुलना करते हैं, क्योंकि शिक्षा क्या है? एक ऐसा सत्र है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति है जो अपनी आजीविका को आसानी से चला सकता है। तो हम जो मानव संसाधन में शिक्षा और स्वास्थ्य का जो निवेश होता है, उससे के भविष्य को देखते हुए हम किसके साथ इसकी तुलना करते हैं? जैसे जापान देश है। जापान के अंदर क्या है? बहुत सी प्रकार की जो है प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। क्या आती है? प्राकृतिक आपदाएं आती है। लेकिन फिर भी क्या है, वो देश संसाधनों से भरपूर है, या जो संसाधन उसके पास थे, जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी उनके पास क्या है? कमी है। और इन कमी के होने के बाद भी क्या है? वो एक समृद्ध और विकसित देश है। समृद्ध और विकसित देश की श्रेणी के अंदर आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वहां के लोगों के काम के प्रति जो आकर्षण होता है, काम के प्रति जो समर्पण की जो भावना है, काम के प्रति समर्पण। अब काम के प्रति जो समर्पण है, इसके कारण क्या है? वहां के लोग जो है आय का अच्छा साधन जुटा लेते हैं, और इस देश के जो लोगों पर विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा व स्वास्थ्य पर सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है खर्च किया जाता है, या एक तरफ से देखा जाए तो निवेश है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। और इससे उन लोगों ने क्या है? भूमि और पूंजी जैसे संसाधनों को का जो है कुशल प्रयोग किया। भूमि और अन्य प्रकार के जो संसाधन थे उसका कुशल प्रयोग करना, यानी उचित तरीके से उनका प्रयोग किया, और इससे जो है कुशलता और प्रौद्योगिकी यानी तकनीक के अंदर जो है वो सुधार आया। और इसी सुधार की वजह से क्या है? वहाँ के जो संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन कम भले ही हैं, लेकिन उनका उचित तरीके से प्रयोग करके जो अपने देश की आर्थिक समृद्धि है उसको इस देश ने या इस देश के लोगों ने अच्छी तरह बढ़ाया है। तो इसलिए किसी भी देश की जो आर्थिक जो गतिविधियां या कहीं जो मानव संसाधन है, उसमें शिक्षा का जो महत्व है वो सबसे जरूरी होता है, और यही सबसे एक महत्वपूर्ण क्रिया है। तो यहाँ तक जो ये जो आर्थिक जो गतिविधियां थी, इसमें हमने जो चर्चा की थी भी संसाधन क्या है, मानव संसाधन में इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किस प्रकार रही थी, संसाधन के रूप में हम लोगों का किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, या लोग जो मानव जो संसाधन है वो विभिन्न क्षेत्र के अंदर तकनीक, ज्ञान और कौशल की सहायता से प्राकृतिक जो संसाधन है उसका अच्छी तरह से किस प्रकार प्रयोग कर सकता है। और इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण थी वो क्या थी? जो है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा जो है इसमें एक महत्वपूर्ण के अंदर था। शिक्षित व्यक्ति ही समाज को क्या है आगे बढ़ा सकता है। तो ये चैप्टर आज हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम कल आगे निर्धनता के बारे में जो है चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।